आप बताइए किसका नहीं आ रहा था? फुल नेम का, फुल नेम। फुल नेम क्यों नहीं आ रहा था? हाँ। अच्छा देखिए, अभी हम आपको दिखाते हैं। शालिनी लिखा है यहाँ पर फर्स्ट नेम, ठीक है। यहाँ मान लीजिए लिखा है लास्ट नेम। आपको फुल नेम लिखना है, इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट ओपन कीजिए, पहली सेल सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, फिर डबल कोट्स में स्पेस दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर दूसरी सेल सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए। इतना ही तो करना है, अच्छा मैम। ठीक है, करके देख लीजिएगा। अच्छा। ओके जी, चलिए तो फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे। चलिए तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं लॉजिकल फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो कि लॉजिकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें आउटकम देता है। यानी एक ऐसा फंक्शन जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस या कंपैरिजन पे काम करेगा। आपको हमने बताया भी था कि जब भी कंपैरिजन होता है तो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट मिलता है, जो आंसर मिलता है, वो कोई वैल्यू नहीं होता है, बल्कि वो ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर होता है। लॉजिकल फंक्शन जितने भी होंगे उनमें ट्रू और फॉल्स के बेसिस पर ही आपको आउटपुट मिलेगा। जिस जिस कैटेगरी में हम जो सबसे पहला फंक्शन करने जा रहे हैं आज लॉजिकल फंक्शन में, वो है हमारा इफ फंक्शन। इफ फंक्शन को लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आप ब्रैकेट में, सॉरी, इक्वल्स टू के बाद इफ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं और पहले यहाँ पे लिखते हैं लॉजिकल टेस्ट, यानी पहली आर्ग्यूमेंट है लॉजिकल टेस्ट, फिर कॉमा ऑपरेटर लगाते हैं, फिर लिखते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया, लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा लगाते हैं, दूसरी आर्ग्यूमेंट हो गई। अब तीसरी लिखेंगे वैल्यू इफ फॉल्स। ये तीन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में दी जाती हैं। तीन आर्ग्यूमेंट में जो सबसे पहली हमारी आर्ग्यूमेंट है दैट इज लॉजिकल टेस्ट। ये लॉजिकल टेस्ट जो होता है कंडीशन होता है, या हम कह सकते हैं कि यही वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर आप डिसीजन लेंगे। देखिए, डिसीजन लेना हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ा काम, जो भी काम आप अपनी लाइफ में करते हैं, उसको डिसीजन करना है या नहीं करना है वो काम, इसका डिसीजन भी किसी ना किसी कंडीशन या क्राइटेरिया पे ही बेस्ड होता है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि छोटी सी चीज की हम खाना भी तभी खाते हैं जब हमें भूख लगती है। मतलब खाना खाने के लिए भूख लगने की कंडीशन होनी चाहिए। तो वो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो शायद उस टाइम का मील हम स्किप कर देंगे। ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हों या बड़ी बड़ी चीजें हों, जब भी आपको किसी तरीके का डिसीजन लेना होता है तो एक्सेल में यदि आप काम करते हैं तो आपको इफ फंक्शन की मदद से काम करना है। लेकिन काम तब भी आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए, कम से कम एक कंडीशन तो होनी ही चाहिए। इफ फंक्शन की ब्यूटी ये है कि ये न्यूमरस कंडीशंस पे आपको काम करने में हेल्प करता है। एक नहीं, एक से ज्यादा और कितनी भी कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली क्या था, जब एमएस ऑफिस का पुराना वर्जन था, मतलब 2000 वर्जन तक जब हम काम करते थे, 2003 तक, एमएस ऑफिस 2003 तक हम यूज करते थे, तो इफ फंक्शन में मैक्सिमम 7 कंडीशंस अप्लाई हो सकती थी, उससे ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। और देखा जाए तो उतनी ही सफिशिएंट थी, ज्यादातर लोगों का उतनी कंडीशंस में काम हो भी जाता था, इसीलिए 7 कंडीशंस बनाई थी। लेकिन कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजों को देखते हुए कि कई बार 7 कंडीशन से ज्यादा भी आपको कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं। तो पुराने वर्जन पे 2003 पे तो आप काम नहीं कर सकते फिर 7 से ज्यादा। लेकिन आज चाहे आप 7 पे काम कर रहे हो, 10 पे कर रहे हो, 13 पे कर रहे हो, 16 पे कर रहे हो, इवन 21 भी आ गया है, वो भी पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आप जितने भी वर्जन पे काम करेंगे तो अब इफ फंक्शन में कंडीशन की कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी कंडीशंस आप अप्लाई करते हैं। खैर, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं अपने फंक्शन में सिर्फ एक कंडीशन की। तो जो भी हमारी कंडीशन होती है वो लॉजिकल टेस्ट जहां लिखा है इसकी जगह लिख दी जाती है। उसके बाद कॉमा के बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू। यानी जब कंडीशन चेक होती है, जब हम ये फंक्शन लिखते हैं, तो इफ फंक्शन का काम है कि सबसे पहले इस कंडीशन को वो चेक करेगा। और जब भी कंडीशन चेक होती है तो कंडीशन का रिजल्ट क्या होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, भूख लगी है या नहीं लगी है, बीच की स्थिति नहीं होती है ना। नींद आ रही है या नहीं आ रही है, नींद आ रही है तो सोएंगे, नहीं तो नहीं सोएंगे। माने हर चीज पर कंडीशन जब लगती है
तो कंडीशन के दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। तो जब हम कॉमा के बाद यहाँ लिखते हैं वैल्यू इफ ट्रू, इसका मतलब ये है कि कंडीशन आप चेक कीजिए और अगर कंडीशन ट्रू है तो सीधे यहाँ आ जाइए, इस जगह पर आइए और जो भी यहाँ लिखा है वो काम कर दीजिए। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू है ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो फॉल्स होगी। तो कंडीशन चेक हो रही है और कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये ट्रू वाला ब्लॉक स्किप हो जाता है। इस फंक्शन का ही ये काम है, खुद ही, हम कुछ नहीं करेंगे, कि वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ लिखी हुई स्टेटमेंट या जो भी हमने काम कहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ वो होगा और उसके बाद आगे कुछ नहीं होगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है, तो ये फंक्शन सीधे ट्रू क्लॉज को स्किप करके सीधे यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, और यहाँ जो भी लिखा है, जो भी स्टेटमेंट दी है, एक्सप्रेशन दिया है, वो एग्जीक्यूट होगा। तो सीधी सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि इफ फंक्शन का काम क्या है, ये चेक करता है यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये कीजिए, यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये कीजिए। तो जैसे हम बोलते हैं ना, यदि ऐसा हो तो ये करें, नहीं तो ये करें। यदि भूख लगी है तो खाना खाएं, नहीं तो नहीं खाएं, है ना। यदि मन कर रहा है तो पढ़े, नहीं तो मत पढ़े। तो यदि और नहीं तो यदि तो यहाँ लिखा हुआ है और नहीं तो का मतलब है यहाँ जो बीच में जो कॉमा है ये एल्स के लिए यूज किया जाता है, अथवा के लिए यूज किया जाता है। तो कैसे हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं और किस सिचुएशन में इसको यूज कर सकते हैं? तो अब यहाँ तो मतलब डिसीजन मेकिंग की अगर बात करें तो किसी भी तरीके का डिसीजन, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कैसा भी डिसीजन लेना है, इफ फंक्शन इज देयर टू हेल्प यू आउट। कैसे? सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं अपने मार्क्स वाले डेटा का। आप सभी लोगों ने ये डेटा बनाया था, तो हमने बहुत सारे कॉलम्स बताए थे जिसमें 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनवाए थे और आपसे ये कहा था कि अभी इसमें कुछ करना नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद आके काम करेंगे। आज हमको ये कह दिया जाए कि जो रिजल्ट वाला कॉलम है इसमें आपको लिखना है कि बच्चा पास है या फेल। तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि पासिंग परसेंट कितना है, क्योंकि बच्चे को अगर आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि बच्चा पास है या फेल, तो आपको पता होना चाहिए कि पासिंग परसेंट कितना है। पासिंग परसेंट से ज्यादा या बराबर नंबर है तो बच्चा पास है, नहीं तो फेल है। तो मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि भाई किसी भी बच्चे के मार्क्स अगर 50% या उससे ऊपर हैं तो वो बच्चा पास है, और किसी बच्चे के मार्क्स अगर 50% से नीचे हैं, चाहे फिर उसके मार्क्स 49.99% ही क्यों ना हो, तो वो बच्चा फेल है। तो जब आपको ये कह दिया भाई देख के लिखिएगा, अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज देखेंगे, अच्छा इतना है, हाँ पास है, फिर पास है, फिर पास है। ज्यादातर तो बच्चे पास ही होते हैं, मगर हर बार आप क्या कर रहे हैं, बगल में लिखी हुई परसेंटेज को देख करके कंपेयर करके अपना काम करते चले जा रहे हैं। तो शायद ही ऐसा कहीं हो कि बच्चा फेल हो, लेकिन अगर होगा तो वो बच्चा, हमने तो मार्क्स कॉपी पेस्ट किए इसलिए वो सेम दिखा रहा है, एक जगह पर हम कहीं इसके वैल्यू कम कर देते हैं। इस तरह से पास करते चले गए हम बच्चे को, लेकिन यहाँ देखा कि इसकी परसेंटेज तो बहुत कम है, मतलब 49 पॉइंट समथिंग है, तो ठीक है, मतलब 50 से तो कम है ना, हाँ जी, तो ये फेल है। फिर बच्चा पास है, पास है, पास है, पास है, ऐसे करते चले जाएंगे। अब यहाँ फेल हो गया, यहाँ भी फेल है, यहाँ भी फेल है, ऐसे ये चीजें आप जो है देखते चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि ये तो थोड़ा सा डेटा है, फिर भी इतना करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, जबकि कहना क्या है, सिर्फ इतना ही तो बताना है बच्चा पास है या फेल है। यानी कि आपको ये डिसाइड करना है कि बच्चे के इस कॉलम में क्या लिखा जाए, पास और फेल। लेकिन पास और फेल के लिए आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर बच्चे को पास करना है तो उसकी परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50%। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कैसे लिखा जाता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो जिस बच्चे की परसेंटेज बड़ी है या बराबर है 50% के, वो बच्चा पास, नहीं तो फेल। तो अब ये चीज अगर करनी है तो उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आप फंक्शन लिखिए इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन का किस वैल्यू पे है, इस वैल्यू पे, परसेंटेज पर, कि इफ यहां पर लिखी हुई वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना, 50%। ग्रेटर देन इसलिए दिया कि भाई 50% से बड़ा, और इक्वल्स टू इसलिए दिया कि 50% के बराबर वाले बच्चे भी पास हैं। अगर इक्वल्स टू ना लगाए तो 50% वाले बच्चों को भी ये फेल कर देगा। तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज किया और कंडीशन लगा दी
कंडीशन के बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद क्या लिखना है, पास। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस सेल में क्या लिखिए, पास। अब कुछ भी लिखना है, मतलब एक टेक्स्ट वैल्यू लिखनी है, तो लिखने की चीज स्ट्रिंग में लिखी जाती है, इसीलिए इसको डबल कोट्स में डाला जाएगा, जो भी लिखना चाहते हैं आप। क्योंकि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिख देते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही लिख करके वहां पर आता है जैसा कि आपने यहाँ लिख दिया है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप इफ फंक्शन यूज कर रहे हैं और आपको कोई मैसेज देना है, कोई रिमार्क देना है, कोई फीडबैक देना है, पास है या ग्रेड डिक्लेयर करनी है या और बहुत सी चीजें सॉरी, तो जब भी आपको ऐसा लिखना है तो आपको डबल कोट्स में अपनी वैल्यू लिखनी है। तो ये तो लिख दिया पास तब जब बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 है, नहीं तो नहीं तो के लिए फिर कॉमा लगाइए और लिख दीजिए डबल कोट्स में फेल, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए, और बस अगर आपने सिलेक्ट किया होता तो कंट्रोल एंटर करते हो। ऐसे क्या है कि अब आप ड्रैग कर दीजिए, अपने आप ही आपकी वैल्यू एग्जैक्टली अकॉर्डिंगली आ जाएंगी। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपको अपना क्या आपने यहाँ चीज की हुई है, तो उस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्लियर है सबको ये चीज? कोई डाउट है तो बताइए। मैम जो आपने लिखा था उसको एक बार फिर से वो कर बता। ये लिखा था। ओके मैम। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि किस तरह से हम ये डिक्लेयर करते हैं। तो निर्णय लेना था, एक डिसीजन लेना था कि हमें बच्चे को पास फेल डिक्लेयर करना था, तो उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि हम बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि क्या लिखें क्या ना लिखें। सिर्फ आपको ये फंक्शन यूज करना है और फंक्शन को यूज करके अपना काम कर लेना है। अब ऐसे ही और बहुत सी जगहों पर आपको ये फंक्शन हेल्प कर सकता है। कैसे हेल्प कर सकता है? यदि आपने यहाँ पर कोई डेटा बनाया होता जिसमें आपने कॉस्ट प्राइस लिखा होता प्रोडक्ट्स का और सेलिंग प्राइस लिखा होता, यहाँ मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स के नाम होते और ABCD कुछ भी प्रोडक्ट्स के नाम हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिए, और यहाँ लिखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी उन्हें कितने में खरीदा गया, तो 3 फिगर या 4 फिगर, 3 फिगर ही डाल देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी है। ये वो कीमत है जितने में उन्हें खरीदा गया, और ये कोई शॉपकीपर बना रहा है तो आगे वो कीमत डाल रहा है जितने में उन्हें बेचा गया। इस तरह से आपने यहाँ पर अपना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डेटा फीड कर रखा है। अब आपको ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट को बेच करके हमें प्रॉफिट हुआ और कौन से प्रोडक्ट को बेच करके हुआ हमें लॉस। तो ये तो अभी आपको 8, 10, 12 लिस्ट दे दी है। अभी बिग बाजार की लिस्ट पूरी दे दी जाए, प्रोडक्ट का नाम लिखा है, कोड लिखा है दुनिया भर का, और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखा है, और आपको कहा जाए कि हर प्रोडक्ट के आगे बताइए इसको बेच करके इस महीने प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अब आप समझ रहे हैं, बिग बाजार में हजारों प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कोई एक दो चीज नहीं बिकती है, और आपको हर प्रोडक्ट को देख करके लिखना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि किसी भी चीज को बेच के प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये हम कैसे देखते हैं, इसको कैसे एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम जिस लागत से हम बनाते हैं अगर जो उससे ज्यादा हमें इनकम होता है तो मैम प्रॉफिट हुआ, और उससे अगर जो कम होता है तो फिर लॉस होता है। बिल्कुल सही बात है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो जितने में चीज खरीदी गई, यदि उससे ज्यादा में बेची गई तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। आप एक पेन खरीद के लाए मार्केट से 10 रुपए का, और हमने आपसे कहा कि अरे हमारे पास पेन नहीं है, जरा हमको पेन दे दीजिए प्लीज। तो आपने कहा मैम हम पेन तो दे देंगे, और हमने कहा कॉस्ट ले लीजिए, तो आपने कहा मैम 12 रुपए का है। हमने कहा हाँ ठीक है 12 रुपए आप हमसे ले लीजिए, हमको पेन दे दीजिए, हमें बहुत इमरजेंसी है, पेन चाहिए हमको। तो आपने हमें 12 रुपए में पेन दे दिया, तो आपने खरीदा तो 10 रुपए का था लेकिन 12 रुपए में दिया, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन अगर वही पेन आपने हमसे कहा मैम 12 रुपए देंगे लेंगे, और हमने कहा नहीं नहीं जी हम तो 8 ही रुपए देंगे, अगर 8 रुपए में देना है तो दीजिए,
तो उस सिचुएशन में अगर आपने हमें 8 रुपए में वो चीज दे दी जो कि आपने 10 रुपए में खरीदी थी, तो इसका मतलब आपको लॉस हुआ। तो सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाई जिस कॉस्ट में चीज खरीदी गई, यदि उसी प्राइस में उसको उससे ज्यादा प्राइस में उसको बेचा गया तो होता है प्रॉफिट, नहीं तो होता है लॉस। सीधी सीधी इतनी बात कहनी है, तो बस वही कहना है, वही यहां लिख दीजिए, जो बोल रहे हैं वही लिखना है। क्या? यदि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम है सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस कम यानी जितने में खरीदा गया वो कम है जितने में बेचा गया उस वैल्यू से, तो क्या हो जाएगा? तो है प्रॉफिट, नहीं तो है लॉस। और ये देखिए, एक बार किया अपने आप वो ढूंढ करके बता देगा आपको कि कहाँ प्रॉफिट हुआ और कहाँ लॉस हुआ। इतना इजी है, समझ में आते जा रहे हैं ना सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है यहाँ पे? नो मैम। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं फिर से एक बार, इफ फंक्शन का ही देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब की बार कुछ एम्प्लॉइज के नेम्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लिखी है उनकी लीव्स का कॉलम है, किसने कितनी छुट्टी ली। तो किसी ने 2 ली, किसी ने 1 ली, किसी ने 1 भी नहीं ली, किसी ने 5 ली, किसी ने 4 ली, 3 ली, 1 भी नहीं ली, 1 ले ली, किसी ने 8 ले ली। ऐसे यहाँ पर डेटा बना हुआ है। अब आपसे कहा गया कि इस डेटा के बेसिस पर एम्प्लॉइज को, जो छुट्टियां लेते हैं एम्प्लॉइज, उसके बेसिस पर हम उन्हें पॉइंट्स देते हैं। तो हमसे कहा गया कि जिन लोगों ने 2 या उससे कम छुट्टी ली है उन्हें तो 5 पॉइंट्स पूरे पूरे दे दीजिए, लेकिन इन्होंने जिन्होंने 2 से ज्यादा छुट्टी ली है उन्हें 1 भी पॉइंट मत दीजिए। तो इसके हिसाब से क्या होगा? यहाँ 5 पॉइंट आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए, यहाँ आने चाहिए, यहाँ 0 पॉइंट आने चाहिए, क्योंकि जिसने भी 2 से ज्यादा छुट्टी ली उसे 1 भी पॉइंट नहीं मिलना। तो ऐसे पॉइंट्स देने हैं उसको। तो अगर ये काम करना है तो क्या करेंगे? फिर वही, अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू बड़ी है किससे? 2 से, तो कितने पॉइंट्स दे दो? 0। और 2 से छोटी है, लेकिन 2 से छोटी बड़ी है तो देना है 0, नहीं तो कितना देना है? नहीं तो देना है 5। तो देखिए, जब कभी आप डिसीजन लेते हैं और मैसेज के रूप में, रिमार्क के रूप में नंबर भी यदि लिखना है तो वो भी डबल कोट्स में ही लिखेंगे, इसीलिए ये एग्जाम्पल आपको दिया है। ये देखिए पॉइंट्स आ गए। तो जिन्होंने 2 या उससे कम छुट्टी ली है उनको देखिए 5-5 पॉइंट मिल रहे हैं, जिन्होंने 2 से ज्यादा छुट्टी ली उन सबको 0 पॉइंट मिल रहे हैं। तो पॉइंट्स के रूप में, मतलब नंबर के रूप में भी मैसेज दे सकते हैं। अगर आप रिमार्क देना चाहते हैं तो रिमार्क भी दे सकते थे। जैसे रिमार्क किस तरह से दे सकते थे? यही चीज अगर यहाँ पर आपने लोगों के नाम लिखे होते और सेल लिखी होती, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कुछ भी आपने यहाँ पे सेल की वैल्यू लिखी होती, और अब आपसे ये कहा जाता अगर कि भाई जिन्होंने 20,000 से कम की सेल की है, ये है सेल, और यहाँ देना है रिमार्क। तो ये कहा गया कि भाई जिन्होंने 20,000 या उससे कम की सेल की है उनके में तो लिख दीजिए वर्क हार्ड या ट्राई अगेन, वर्क हार्ड। और जिन्होंने 20,000 से ऊपर सेल किया, चाहे 20,000 1 रुपए की सेल की हो, उसके में लिख दीजिए कीप इट अप, ऐसा कुछ लिखना है रिमार्क। तो क्या करेंगे? तो भी ये काम फंक्शन से ही करेंगे कि अगर इस जगह पे लिखी हुई वैल्यू कम है या बराबर है 20,000 के, तो क्या लिख दीजिए? तो लिखिए वर्क हार्ड, नहीं तो क्या लिखिए? इट।
तो हम इतने एग्जाम्पल आपको इसीलिए बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोच लेते हैं कि बस रिजल्ट निकालने के लिए ही इफ यूज होता है। किसी भी जगह जहां यदि आ गया, वहां एक्सेल में, वहां आप इफ का इस्तेमाल करके काम को इतना आसान कर सकते हैं, इतना इजी, है ना। अभी सेल वाले डेटा में यहाँ तो पॉइंट्स दिए हैं, अगर पॉइंट्स ना होते मान लीजिए तो क्या करते, जैसे इसको हम यहाँ से फिलहाल हटा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए लिख दिया होता कि अगर यहाँ पे लिखी वैल्यू बड़ी है किससे, 2 से, तो इनको जो है यहाँ पर मैसेज दे दीजिए, सैलरी विल बी डिडक्टेड। नहीं तो क्या लिख दीजिए, नहीं तो लिख दीजिए बोनस विल बी अवॉर्डेड। तो जिसने दो या दो तक छुट्टी ली है उसको तो बोनस मिलेगा, और जिसने 2 से ज्यादा छुट्टी ली है उनकी सैलरी कटेगी। तो इस तरह से कहीं पर भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चाहे वो छुट्टियों के बेसिस पर हो, प्रॉफिट लॉस निकालना हो, आपको बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर करना हो, आपको कुछ इस तरीके का फीडबैक देना हो, या इवन अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि यहाँ मान लीजिए क्लास लिखी हुई है, बोर्ड का रिजल्ट तैयार हुआ, लेकिन जिसने बोर्ड का रिजल्ट तैयार किया, मतलब इससे पहले हम मान के चल रहे हैं पूरा कहानी लिखी हुई है, रोल नंबर ये वो पूरा दुनिया का, पर एक कॉलम है, और यहाँ पर जिसने बोर्ड का रिजल्ट तैयार किया उसको पता नहीं था या गलती से उसने 10th और 12th का जो रिजल्ट था वो उसने मिक्स कर दिया, यानी 10th और 12th का रिजल्ट एक साथ आ गया, कहीं 10th के बच्चे हैं वो, कहीं कुछ भी इस तरीके से उससे गलती हो गई ऐसे। अब आपसे ही कहा गया, वैसे तो खैर अब ये सिस्टम है नहीं, लेकिन एक टाइम था जब कुछ गवर्नमेंट्स ये प्लान करती थी कि जब बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे 12th का तो उन्हें लैपटॉप दिया जाएगा। अब मान लीजिए ऐसे कोई स्ट्रैटेजी बना दी गई कि जो बच्चे 10th का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं उनको दे दिया जाएगा टैबलेट, और जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम क्लियर किया उन्हें दिया जाएगा लैपटॉप। तो अब जिसने डेटा बनाया उससे कहा गया कि एक लिस्ट तैयार कर दो कि किसको टैबलेट देना है और किसको लैपटॉप देना है। अब अगर 12th का और 10th का डेटा अलग अलग जगह होता तो फिर तो कुछ करना ही नहीं था, लैपटॉप लिखते और पूरा नीचे तक ड्रैग कर देते, टैबलेट लिखते और पूरा ड्रैग करते। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मिक्स हो गया है डेटा 10th और 12th का। तो अब ये तो पता है कि भाई क्लास 10th वाले बच्चे ने जिसने क्वालिफाई किया उसे मिलना है टैबलेट और 12th वाले को मिलना है लैपटॉप। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है या डेटा को अलग से दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है। आप ये लिखिए कि यदि इस जगह पर जो वैल्यू लिखी है वो किसके बराबर है, 10th के। अब देखिए जो क्लास की हमने वैल्यू लिखी है वो अगर नंबरों में लिखा होता ऐसे 10 मतलब ऐसे 10 लिखा होता तब तो हम इसे ऐसे ही लिख देते जैसे अभी हमने लिखा हुआ है कि बराबर है इसके, लेकिन हमने डिजिट्स तो यूज किए नहीं, रोमन नंबर यूज किए हैं। रोमन नंबर जिन्हें बोलते जरूर नंबर है लेकिन है तो वो अल्फाबेट्स ही, एक्स और आई तो ये लिखा गया है। तो अगर वो अल्फाबेट्स हैं यानी कैरेक्टर है, और कैरेक्टर है तो किस फॉर्म में दिए जाएंगे, स्ट्रिंग में। कैसे कि अगर यहाँ पर लिखी हुई वैल्यू इसके बराबर है तो रिवॉर्ड वाले कॉलम में क्या लिखिए, टैबलेट, नहीं तो क्या लिखिए, लैपटॉप। अपने आप खुद ही बता देगा कहाँ टैबलेट देना है कहाँ लैपटॉप देना है। तो इसमें से एक नहीं न जाने कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आप इफ फंक्शन का यूज करके इस तरह के काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात ही यही है कि इसमें केवल यही नहीं कि हाँ पास हुआ कि फेल हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, टैबलेट मिलेगा कि लैपटॉप मिलेगा। मतलब इस फंक्शन का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि आप कुछ लिख सकें, इस फंक्शन को जिस तरह से आप लिखने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई मैसेज या रिमार्क इन सब के लिए यूज कर रहे हैं, वैसे ही इनको कैलकुलेशन में भी यूज किया जाता है।
कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। मतलब जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबसे पहला कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि जो बच्चा पास है तो उसको तो ठीक है चलिए, लेकिन अगर कोई बच्चा फेल है तो उसको हम ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। तो फेल है मतलब जिस बच्चे की परसेंटेज 50% से कम है तो उसको ग्रेस दे दीजिए, मान लीजिए 5 नंबर की। तो हम ये चाहते हैं कि जहां बच्चा पास है वहां तो ठीक है, लेकिन कोई बच्चा फेल है तो वैसे जो पास है उसके में तो कुछ नहीं लिखना, डैश बना के छोड़ दीजिए। लेकिन यदि कोई बच्चा फेल है तो उसमें ऐसे 5 लिख करके आ जाए, अगर कोई बच्चा फेल है तो, नहीं तो डैश बन के आए। ऐसा कुछ करना चाहते हैं, नहीं ग्रेस नहीं करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसके उसमें लिखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं ग्रेस के 5 नंबर उसके में जुड़ जाएं, जो टोटल मार्क्स है उसके उसमें 5 नंबर और ऐड हो जाएं। तो हम ग्रेस मार्क्स ऐड करना चाहते हैं किस बच्चे के वैल्यू में, टोटल मार्क्स में, जिस बच्चे की परसेंटेज 50% से कम है। तो क्या करेंगे, उसके लिए भी आपको कुछ सोचना नहीं कि अब आप क्या करें, एक नया कॉलम बनाए, अच्छा ये तो पास है पास है, अभी एक बच्चा यहीं पर फेल कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे के ग्रेस में यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जैसे इसके टोटल मार्क्स 241 थे तो 5 जुड़ने के बाद इसके मार्क्स जाने चाहिए 246 हो जाना चाहिए, टोटल मार्क्स जो है ग्रेस के बाद आ जाए। ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं। तो है तो कैलकुलेशन, लेकिन अब आपको करनी पड़ेगी इसको ये करने के लिए। तो क्या करना है, जो भी आपको यहाँ देना है, आप अपना एरिया सिलेक्ट कर लिया और आपने कहा कि अगर यहाँ पे लिखी हुई इफ यहाँ पर लिखी वैल्यू कम है किससे, 50% से। फॉर्मेट का खास तौर से देखिए ध्यान रखेंगे, जिस सेल से कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यहाँ देना है। तो अगर इस बच्चे की परसेंटेज 50% से कम है तो क्या करो, अभी तक तो हम लिख रहे थे कि क्या करिए, आप ये करिए वो करिए, मतलब पास करिए फेल करिए, ये सब कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि इस बच्चे के मार्क्स में +5 हो जाए। तो क्या करेंगे, कोई डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है, कैलकुलेशन एक स्टेटमेंट होता है ना, उसको हम हूबहू प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं बल्कि एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अब डबल कोट्स नहीं लगाएंगे और इसके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड की वैल्यू से सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें क्या कर देना है +5। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। यदि ये पूरा एक्सप्रेशन आप डबल कोट्स में लिख देते तो क्या होगा कि ये पूरी चीज I2 + 5 ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, जबकि आप ये थोड़ी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि I2 वाली वैल्यू में जो भी लिखा है सेल में उसमें 5 ऐड हो जाए। तो यहाँ तो ये ऐड हो जाए, नहीं तो क्या हो, नहीं तो जो नंबर जैसे थे वैसे ही रहे, उसमें कुछ भी ना ऐड हो। बस I2 वाली सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और काम खत्म करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, कंट्रोल एंटर करिए और ये देखिए यहाँ पर यही रहेगा। अभी आपको जानकारी के लिए केवल ये 3 कॉलम है, मैंने छुपा दे रही ताकि आप अच्छे से देख सकें कि देखिए यहाँ भी वही है वही है वही है सब जगह पर। लेकिन जैसे ही बच्चे को देखिए 241 थे तो उसको कितने हो गए, उसमें 5 नंबर ऐड हो गए। तो जहां भी बच्चे के नंबर कम होंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पर बच्चा जो है उसके वैल्यूज वहां पर 5 उसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं पर भी अगर आप देखें तो ये आप इसके लिए भी यूज करते हैं, किसके लिए, आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो वहां पर भी आप इफ फंक्शन का यूज इस तरह से कर लेते हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब कैलकुलेशन करनी होती है तो कैलकुलेशन के एक्सप्रेशन को डबल कोट्स में नहीं डाला जाता है। आप सबको क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ पे किसी को, कोई डाउट नहीं है, चलिए। कैलकुलेशन का और कोई एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पे सेल निकाली थी एम्प्लॉइज की, ये सेल वैल्यू लिखी थी, अभी तो यहाँ दिया था रिमार्क। अब मान लीजिए हमसे ये कह दिया जाए कि ठीक है रिमार्क तो सही है, लेकिन अब जिन एम्प्लॉइज ने सेल किए उनको हमें देना है बोनस। और बोनस कैसे देना है, जब हमने सैलरी का डेटा बनवाया था, आप सब लोगों ने बनाया था ना सैलरी का डेटा, तो हमने कहा था सेल पर कमीशन निकालिए, तो जो भी सेल की जाए उसका 5% कमीशन निकालिए, यहाँ पे ये कहा था। तो देखिए ठीक है,
सेल का 5% कमीशन। कुछ कंपनीज ऐसे ही स्ट्रेटेजाइज करती हैं चीजों को कि भाई जितने भी एम्प्लॉय हैं जो भी सेल किया सबको 5% कमीशन देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है और अच्छी खासी अमाउंट सेल कर रहा है, तो उस सिचुएशन में वो डीमोटिवेट हो जाता है, उसका मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई मैं 50,000 की सेल करूं तो भी मुझे सेल का 5% मिलना है, सामने वाला बंदा 20,000 की सेल करता है उसे भी सेल का 5% मिलता है। ठीक है हमारी अमाउंट ज्यादा होगी लेकिन हम फिट तो एक ही कैटेगरी में हो रहे हैं, दोनों को 5% मिल रहा है, इसका मतलब हमें ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। हम भी 25-30 हजार रुपए सेल करेंगे उसके बाद बैठ जाएंगे, कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे, 5% तो मिलना है। तो यूजुअली कंपनीज इस तरीके की स्ट्रैटेजीज नहीं फॉलो करती हैं कि अच्छा काम करने वाला डीमोटिवेट हो, बल्कि वो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज फॉलो करती हैं कि जो कम काम कर रहे हैं, जो लेस हार्ड वर्किंग है, वो मोटिवेट होकर के ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए एफर्ट डालें। तो उस सिचुएशन में कुछ इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो अब कमीशन जो दे रहे हैं, या यहाँ पर वही चीज कमीशन की बात हम अपने इसमें कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पे अपना डेटा बनाया है, तो यहाँ बोनस की जगह हम कमीशन ही वर्ड यूज कर लेते हैं कि कंपनी ने कहा नहीं ये थोड़ी ना है कमीशन सबको 5%, नहीं कुछ नहीं। अब ये कहा गया कि यदि किसी ने 20,000 से कम की सेल की है तो उसको सेल का 5% कमीशन दीजिए, लेकिन अगर किसी ने 20,000 से ऊपर की सेल की है तो उसे सेल का 25% कमीशन दीजिए। ऑटोमेटिकली जो लोग 20,000 तक की सेल कर रहे हैं वो अगली बार हाथ पैर मार के कुछ भी करके 20,000 से ज्यादा की सेल करेंगे, चाहे 20,000 1 रुपए की ही सेल करें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भैया 20,000 तक सेल करोगे तो 5% मिलेगा सेल का, लेकिन अगर आपने 20,000 से ऊपर की सेल कर ली तो 25% मिलने वाला है। तो हर इंसान जो कम हार्डवर्क कर रहा था या बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं डाल रहा था, वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाएगा, क्योंकि 5% और 25% में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर यही कहा गया कि भाई कमीशन कैलकुलेट, यहाँ तो चलिए वो तो काम करने की बात है, अब तो सेल होगी और आपको कमीशन अमाउंट निकालना है कैलकुलेट करके। नॉर्मल सिचुएशन में इंसान क्या करेगा, कैलकुलेटर बगल में रख के बैठेगा या कंप्यूटर में ही कैलकुलेटर खोल लेगा और कहेगा कि अच्छा 20% सेल तो 20% का 5% निकाल लो, क्योंकि 20,000 तक तो 5% देना है। फिर कहा अच्छा 15 तो इसका भी 5, 35 इसका 25% निकालिए और जो भी आया उसको यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरह से हर एक की इंडिविजुअली वैल्यू कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करने के बाद फिर वो आगे का काम मतलब अकॉर्डिंगली करेगा। तो इससे क्या होगा कि बार बार एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं। अब क्योंकि आपको तो इफ फंक्शन आता है, आपको ऐसी सिचुएशन मिले तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, आप कहेंगे कि अगर इस सेल में लिखी हुई वैल्यू कम है किससे, 20% से, तो उस अमाउंट का 5%, वो अमाउंट कहाँ लिखी है, यहीं। इसका 5% कैसे, ऐसे। नहीं तो फिर कॉमा, इसी अमाउंट का कितना परसेंट, 25%, ब्रैकेट क्लोज करिए और काम खत्म। आपको कुछ सोचना ही नहीं है किसका 5% निकलेगा और किसका 25% निकालना है, कितना हुआ वो आपको एक सेकंड का भी थॉट नहीं देना। और ये देखिए सबका कमीशन अमाउंट निकल के आ गया एज पर गिवन क्राइटेरिया। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, कोई सोचना ही नहीं है आपको कुछ भी, कैसी भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। और अभी तो सिर्फ एक कंडीशन की बात हो रही है। क्लियर है सबको या कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। अच्छा अमित आपको क्लियर है? अर्पिता, दीक्षा, हाँ। ओके। प्रिया, सविता, शालिनी, अच्छा शालिनी का बता ही दिया। ठीक है, तो चलिए एक बार आप फिर भी जब भी देख लीजिएगा करके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा, क्योंकि हम इसमें कई सारे एग्जाम्पल इसीलिए करा रहे हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए और ये कितनी तरीके की कैसी कैसी सिचुएशन में यूज किया जाता है वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि इफ फंक्शन की हेल्प से आप कैसा भी काम कर सकते हैं। एक मैसेज पास करना है, गुड बैड, वर्क हार्ड, ट्राई अगेन, या कुछ भी वेल डन। और एक अगर आपको मान लीजिए उसके बेसिस पर कोई रिजल्ट डिक्लेयर करना है या कुछ भी इस तरीके की चीजें हैं, रिवॉर्ड डिक्लेयर करने, सब चीजें, पॉइंट्स निकालने, सब हो सकता है। या फिर आपने देखा कि कैलकुलेशन भी होती है, जैसे ग्रेस मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड कर लिए या कमीशन निकाल लिया।
अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे दी जाए, या चलिए अभी लिस्ट की बात नहीं करते हैं, क्या लिख देते हैं हम कुछ यहाँ पे नंबर। ये हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। अभी हम इसमें देखेंगे, ये तो हम अभी आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस और ये सब निकाला, सब कुछ हो गया। लेकिन कई बार देखिए ऐसी सिचुएशन भी आती है आपके सामने कि मतलब जो लोग बिजनेस करते हैं उन लोगों के सामने ये चीज भी होती है कई बार कि जितने में चीज खरीदी जाती है बेची भी उतने में ही जाती है। कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उतने में ही एमआरपी जो मतलब जो हमने जितने में खरीदा था उसको उतने में ही बेच दिया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है। तो हमारे फंक्शन के हिसाब से जो हमने लगाया था उस हिसाब से तो ये लॉस बता रहा है कि भाई जितने में खरीदा उतने में बेचा, लॉस है। लेकिन क्या जितने में खरीदा उतने में बेचा तो क्या वो लॉस होता है? वो तो लॉस नहीं होता है, ना ही वो प्रॉफिट होता है, बल्कि वो क्या होता है, वो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपसे भी अगर ये कह दिया जाए कि आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रखिए और अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि किसको बेच के प्रॉफिट हुआ, किसको बेच के लॉस हुआ और किसको बेच के ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यानी अभी तक तो कह रहे थे कि दो बातें कह रहे थे तो एक कंडीशन लगा दे रहे थे, लेकिन अब कंडीशन आपके पास ज्यादा है। तो उस सिचुएशन में आप इफ फंक्शन के अंदर अगला इफ फंक्शन यूज करेंगे, यानी कि फंक्शन की नेस्टिंग करेंगे। जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज करते हैं तो ऐसे फंक्शंस को नेस्टेड फंक्शन कहा जाता है। और इफ में वैसे तो किसी भी फंक्शन के साथ आप नेस्टिंग कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे, लेकिन इफ जब आप इफ के साथ खास तौर से हम देखेंगे तो जब आप इफ को नेस्ट करते हैं एक इफ को दूसरे के अंदर या एक फंक्शन को दूसरे के अंदर तो हम बोलते हैं हम फंक्शंस की नेस्टिंग कर रहे हैं और ऐसे फंक्शन नेस्टेड फंक्शंस कहलाते हैं। तो अब ऐसा क्या करें कि फंक्शंस की नेस्टिंग करें, क्यों? क्योंकि अब कंडीशन ज्यादा है। एक कंडीशन तक तो नेस्टिंग की जरूरत ही नहीं थी, तब तो ये कह रहे थे कि यदि खरीदी हुई वैल्यू बेची गई से ज्यादा है तो लॉस, नहीं तो प्रॉफिट। लेकिन अब तो क्या है कि अगर खरीदी गई वैल्यू बेची गई से ज्यादा है तो लॉस है, अगर बेची गई वैल्यू खरीदी गई से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, लेकिन अगर दोनों इक्वल है तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो जैसे ही कंडीशन एक से ज्यादा हो जाती है तब आपको नेस्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब एक कंडीशन होती है तो आप वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स की मदद से काम कर लेते हैं। पर अब आपको खाली एक ट्रू और फॉल्स नहीं है बल्कि एक से ज्यादा चीजें हैं, तो आपको इस कंडीशन को अकॉर्डिंगली यूज करना होगा। कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल टू इफ। सबसे पहले हम यहाँ पे कह देंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बराबर है सेलिंग प्राइस के, कॉमा, तो क्या हो गया, यहीं पे लिख देंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पहली कंडीशन और उसके बेसिस पर ट्रू इवैल्यूएशन डाल दिया कि यदि ये कंडीशन सच होती है तो ऐसा करिएगा। अब आगे अगली कंडीशन लिखनी है तो इसका मतलब फिर एक नया फंक्शन लिखना है इफ। जब भी आप इफ के अंदर दूसरा इफ यूज करेंगे कॉमा लगाएंगे और बिना कोई ब्रैकेट बंद किए नया फंक्शन लिख देंगे, बिल्कुल इस तरह से, कोई ब्रैकेट क्लोज नहीं किया और ट्रू लिखा, जहां एल्स लिख रहे थे एल्स की जगह पहले नया फंक्शन लगा दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया और फिर नई कंडीशन लगाई। क्या कि अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कम है सेलिंग प्राइस से तो क्या है, तो है प्रॉफिट। अब क्या बचा, अब तो एक ही चीज बची, लॉस। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, बचा कुचा एक लॉस। तो अब कॉमा लगा करके बिना कोई फंक्शन लिखे ऐसे लिख देंगे लॉस, और ये याद रखते हुए कि शुरू से लेके यहाँ तक हमने कितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं
लास्ट में अंत में वो सारे ब्रैकेट्स क्लोज किए जाएंगे, चाहे वो 2 ब्रैकेट्स हो चाहे वो 10 ब्रैकेट्स हो। ये आपको याद रखना होगा। अगर बाई चांस आप मिस कर भी देते हो तो ब्रैकेट क्लोज करने का काम एक्सेल खुद भी कर सकता है। एक बार वार्न करेगा पर वो खुद भी कर देगा, पर फिर भी हम ये हैबिट नहीं बनाते कि हम छोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर ये फंक्शन अगर देखा जाए तो एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, बिल्कुल साधारण भाषा में जैसे हम बोलते हैं, हम कहना चाह रहे हैं यदि ये दोनों चीजें बराबर हैं तो लिख दीजिएगा नो प्रॉफिट नो लॉस। यदि ये वाली वैल्यू यहाँ से छोटी है तो लिखिएगा प्रॉफिट, नहीं तो लिखिएगा लॉस। मतलब कि एक ये कंडीशन ट्रू हो गई, एक ये कंडीशन ट्रू हो गई, और दोनों में से कोई भी ट्रू ना हो तो ये कंडीशन चलेगी। तो जब भी एक से ज्यादा कंडीशन होती है इस तरह से आप नेस्टिंग करेंगे। और अब हम एंटर करके आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई में ये सब चीजें कर रहा है। जहां भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है वहां प्रॉफिट है, जहां भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है वहां लॉस है, लेकिन जहां दोनों एक बराबर हैं वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो हमने किया ही क्या, हमने सबसे पहले इसी सिचुएशन को मैच करा लिया कि अगर दोनों बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर D121 में यानी कॉस्ट प्राइस में लिखी हुई वैल्यू सेलिंग प्राइस से छोटी है तो प्रॉफिट, नहीं तो लॉस। जैसे हम बहुत सी चीजें कहते हैं ना कि चलो अगर मतलब चाट खाने का मन कर रहा है तो पानी बताशे खाएंगे, अगर चाइनीज खाने का मन कर रहा है तो सपोज नूडल्स खाएंगे, अगर कुछ इटालियन खाने का मन कर रहा है तो पिज्जा खाएंगे, नहीं तो दाल चावल सब्जी रोटी खाएंगे। तो नहीं तो एक अंत में आता है जो अल्टीमेट होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करने पर ये तरीका होता है नेस्टिंग करने का। क्लियर है आप सबको? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो इस तरह से तो देखिए ये एक कंडीशन लगाई, एक से ज्यादा कंडीशन है यहाँ पर, और आपने काम किया, मतलब फंक्शंस को नेस्ट किया। अब और क्या, इफ के साथ इफ की ही नेस्टिंग हो सकती है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इफ के साथ कोई दूसरा फंक्शन भी नेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और हमसे कह दिया गया कि आप बताइए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। आप लोग बताइए हमें कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से बराबर होते हैं। हाँ, जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है वो नंबर इवन है, नहीं तो ऑड है। तो जैसे देखा जाए तो अभी पता चल रहा है पहला नंबर है ऑड, फिर है ऑड, फिर है इवन, है ना, फिर है ऑड, फिर है ऑड, ये करना है, फिर है ऑड। लेकिन अब क्या है, अब तो है 0। चलिए अच्छा अभी 0 भी भूल जाइए, मान लीजिए यहाँ एक और नंबर लिख देते हैं कुछ भी, और तो फिर ये क्या हो गया, इवन हो गया, फिर इवन है, फिर इवन है, फिर ऑड है और फिर ऑड है। या तो हम ये ऐसे कर रहे होते बैठे हुए, लेकिन अगर आपको ऐसे कहा नहीं, मतलब ऐसे करने को कहा जाए तो आपको क्या करना है, आपको सीधे इफ फंक्शन का यूज करना है। तो कैसे यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू इफ। बताएं, अब आप लोग बताएं कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर इवन है या ऑड है? नंबर के हिसाब से। नहीं तो नंबर के हिसाब से मान लीजिए हमने कहा कि भाई अगर ये सेल सिलेक्ट कर ले और अगर ये सेल 2 से डिवाइड होती है तो डिवाइड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑब्लिक 2। अगर ये सेल 2 से डिवाइड हो रही है, भाई यही तो कहेंगे कि सेल की वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है तो इवन, नहीं तो ऑड, यही तो कंडीशन है। तो अगर ये चीज यहाँ कहनी तो हमने कहा कि 2 से डिवाइड हो रही है ये सेल, तो क्या लिख दीजिए, तो लिख दीजिए इवन, नहीं तो लिख दीजिए ऑड, और कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, इसने तो सभी को इवन दे दिया। ऐसा क्यों किया, ये तो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है। तो किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है? टू से डिवाइड होने का मतलब हम जो कह रहे हैं, हमारा मतलब ये है कि 2 से डिवाइड हो रही है मतलब पूरी पूरी कट जाती है, और यहाँ हम लिख रहे हैं ऑब्लिक 2। इस कंडीशन का मतलब है ये वाली सेल 2 से डिवाइड होती है। अब डिवाइड तो दुनिया की हर वैल्यू होती है 2 से, ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। लेकिन एक्चुअली हम ये नहीं कहना चाहते कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है, हमको क्या कहना है
जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब नीचे क्या बचना चाहिए? 0 0 है ना, क्योंकि भाई अगर डिवाइड हो रहा है तो नीचे 1 बचता है, तो 1 बचेगा तो भी तो क्या डिवाइड तो हुई है, भले ही नीचे 1 बचा पर डिवाइड तो हुई। तो ऑब्लिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करने पर तो बस यही हो सकता है कि भाई वो आपको बता रहा है कि डिवाइड हो रही है, अब नीचे 1 बचा 0 बचा, उससे क्या मतलब, हमने ऑपरेटर लगाया है तो 79 जो है वो 2 से डिवाइड हुआ होगा, और जो भी 40 समथिंग वैल्यू आई है वो आ गई, 30 समथिंग 38.5, तो मतलब 37 आ जाएगा, 37 नहीं 36.5 होना चाहिए, तो ऑब्लिक का मतलब ये 36 दे देगा, मतलब 36.5 दे देगा। तो ठीक है, वो 36.5 आया, हमने ये थोड़ी कुछ कहा है कि नीचे 0 बचना चाहिए। अब नीचे 0 बचना चाहिए यानी नंबर 2 से डिवाइड हो और नीचे 0 बचे, नीचे 0 बचने का मतलब रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना भी, इससे तो पता चल गया कि काम नहीं होगा, कुछ और ही करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ भी ऐसा करें कि इस सेल की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर निकालें, और ये देख लें कि क्या वो रिमाइंडर 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब ये वाली वैल्यू 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, और अगर पूरी तरह डिवाइड हो रही है तो वो इवन है। तो कुछ ऐसा कहना पड़ेगा। तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमें एक फंक्शन बताया गया है, आप लोगों को याद होगा हमने बताया था फंक्शन मॉड, MOD मॉड। हमने कहा था इसके लिए ऑपरेटर नहीं होता है, एक फंक्शन होता है। जब हमने आपको डिवीजन का ऑपरेटर बताया था, जब ऑपरेटर की बात हो रही थी तब हमने बताया था कि यहाँ पर हम डिवीजन के लिए 2 तरीके के रिजल्ट्स मिलते हैं, एक होता है कोशेंट और एक होता है रिमाइंडर। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें कोशेंट ही चाहिए होता है कि चीज डिवाइड की न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और ऊपर क्या आया, लेकिन कभी कभी रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ती है, और जब रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है तो एक्सेल में उसके लिए एक फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है मॉड। जैसे अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखी है, आपने कहा इज इक्वल टू मॉड, और ब्रैकेट के अंदर आपने दिया नंबर, किसे डिवाइड करना है, इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो एंटर करने पे बता देगा नीचे कितना बचा, कोई भी वैल्यू आप दे दीजिए, अभी 5 से डिवाइड करिए, नीचे कितना बचा, 0। तो मॉड फंक्शन का काम होता है कि न्यूमरेटर को डिवाइजर से डिवाइड करता है और ये रिमाइंडर रिटर्न करता है, ये करना ही इस फंक्शन का काम ही यही है। कोई भी आप यहाँ पर वैल्यू दे दिए, हमने यहाँ पे दे दिया मान लीजिए 6, तो बताएगा नीचे 3 बचा। तो अब ये तो पता चल रहा है कि मॉड फंक्शन से रिमाइंडर निकाला जा सकता है, पर रिमाइंडर खाली तो निकालना नहीं है, यहाँ पर ये चेक करना है कि इस सेल को 2 से डिवाइड करने पर क्या बचा, रिमाइंडर कितना आया। तो इसका मतलब रिमाइंडर निकालने का फंक्शन इफ फंक्शन के अंदर यूज करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, इज इक्वल टू इफ, फिर यहाँ पे अपना नया फंक्शन लिखेंगे मॉड, किसको मॉड करिए, इसको करिए, किससे करिए, 2 से करिए। अब देखिए इतनी मैथ सब लोगों ने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, सबको याद होगा बॉडमास रूल कि पहले ब्रैकेट खुलता है और ब्रैकेट सबसे पहले इवैल्यूएट होता है। अगर 2 ब्रैकेट एक के अंदर एक दिए तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट इवैल्यूएट होता है, ये भी सबको याद होगा, याद है ना? यस मैम। तो देखिए यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बाहर है, एक ब्रैकेट अंदर है। तो अगर एक ब्रैकेट अंदर है तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपका अंदर वाला ब्रैकेट पहले चलेगा, यानी अंदर वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, C199 में यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है वो 2 से डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद क्या आया वो यहाँ मिल जाएगा, नीचे क्या बचा वो यहाँ मिल जाएगा। तो बस हमें ये देखना है जो बचा है नीचे क्या वो बराबर है 0 के। अगर वो बराबर है 0 के तो क्या लिख दीजिए, इवन, नहीं तो क्या लिख दीजिए, और ब्रैकेट क्लोज करके ये देखिए। तो इस तरह से आपने एक फंक्शन को, मॉड फंक्शन को नेस्ट किया इफ फंक्शन के अंदर। इफ फंक्शन के अंदर इफ की भी नेस्टिंग हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इफ के अंदर इफ ही यूज किया जाए, इफ के अंदर मॉड भी यूज किया जा सकता है, या किसी भी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को नेस्ट किया जा सकता है।
ये सिर्फ डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आप क्या काम कर रहे हो, उसकी क्या सिचुएशन है। तो आपकी अप्रोच इतनी अच्छी होनी चाहिए टुवर्ड्स फंक्शन कि जब भी आपको जरूरत पड़े कुछ ऐसा काम करने की, आप नेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके फटाक से काम कर लें। ना कि अब देखिए जिसे ये ना पता होता, जिसको इस चीज का अंदाजा नहीं होता या उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है नेस्टिंग का, वो क्या करता, वो यहाँ पर क्या करता, वो पहले निकाल लेता कि भैया रिमाइंडर क्या बचा। वो ऐसे करता, देखिए इज इक्वल टू मॉड ये कॉमा 2, ये रिमाइंडर निकालिए, पहले यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है निकाल लिया। अब बताना है कि नंबर इवन है या ऑड है, तो हम कह देते हैं अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू बराबर है 0 के तो क्या लिखो, तो लिखो इवन, नहीं तो क्या लिखिए, नहीं तो लिखिए ऑड। और ये काम वो ऐसे करता। एक कॉलम भी अलग से एक्स्ट्रा ऑक्यूपाई करता, टाइम भी ज्यादा लगाता, और काम करने के बाद भी ये एक लेमैन अप्रोच कहलाती है, एक नाड़ियों वाला काम कहलाता है कि कोई बिगिनर है, कोई छोटी क्लास के बच्चे ने कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, बीइंग अ प्रोफेशनल आपसे कुछ अच्छी चीजें, कुछ बढ़िया रिफाइंड काम करना है, तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी ही नहीं है। आप कुछ ना करें, आप सीधे सीधे उठाएं और फंक्शन को नेस्ट कर डालें, और बस आपको पता तो है नेस्टिंग कैसे करनी है और काम हो जाएगा आपका। एक ही सेल के अंदर सारा काम आप कर डालिए। ये एक एडवांस अप्रोच है, टेक्निकल अप्रोच है, और टेल्स की मतलब दिस टेल्स की आप हाउ एक्सपीरियंस यू आर इन एक्सेल, कितना अच्छा आपका वर्क एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है। तो क्लियर है आप लोगों को नेस्ट कैसे करते हैं फंक्शंस को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। तो अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर ऐसे नेस्ट कर दिया और ये हो गया, इवन ऑड निकाला, लेकिन कंडीशन भी एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे अभी तो सिर्फ ऑड इवन निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है 0, तो क्या 0 इवन या ऑड होता है? नहीं होता है। 0 ना तो, हाँ 0 ना तो इवन है ना ऑड है, वो क्या है, वो तो एक 0 वैल्यू है। तो अगर हमसे ये कह दिया जाता है कि भाई इवन ऑड निकालिए, लेकिन अगर कहीं 0 लिखा है तो बता दीजिए कि वो तो 0 वैल्यू है। तो अब क्या है, अब तो और समस्या बढ़ गई। खाली इवन ऑड निकालना होता तब तो ठीक था, ऐसे कर लिया था हमने, लेकिन अगर 0 की जगह में 0 भी लिखना है कि भाई ये 0 वैल्यू है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, सेम डेटा को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ले रहे हैं, और अब ये बताना है कि इवन है या ऑड है या 0 है, ये बताना। तो अब एक तो पहले नेस्टिंग करनी पड़ रही है मॉड की, क्योंकि रिमाइंडर निकालना है, और अब कंडीशन भी एक बढ़ गई। तो जब कंडीशन एक बढ़ गई तो इफ भी एक बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, इज इक्वल टू इफ मॉड, बल्कि कुछ मॉड वॉड नहीं, सबसे पहले हम यही कह देते हैं कि अगर यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू बराबर है किसके, 0 के, तो क्या टाइप कर दीजिए, सबसे पहले तो 0 का ही काम खत्म कर दिया कि तो टाइप कर दीजिए 0। अब नई कंडीशन लगाएंगे, अगर इस सेल को मॉड करने पर, किससे मॉड करने पर, 2 से, क्या है 0 बचता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये संख्या कैसी है, तो ये संख्या है इवन, इवन, नहीं तो क्या है ऑड, और गिन के ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या होगा, सबसे पहले ये वाली कंडीशन चेक होगी और देखा गया कि यहाँ पे लिखी वैल्यू 0 है। अगर 0 है तो बस यहीं से काम खत्म हो जाएगा और 0 लिख देगा और आप बाहर आ जाओ। अगर ये वैल्यू 0 नहीं है तो फिर अगली कंडीशन चेक होगी कि इस सेल को 2 से डिवाइड करने पर 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो क्या टाइप हो जाएगा, इवन, और 0 नहीं आ रहा है तो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, और क्या टाइप हो जाएगा, ऑड। और बस ये काम हो गया। तो अगर देखिए एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल लेने बैठे हैं
तो अभी हम 2 घंटे और आपको इफ के ही ना जाने कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं, पर इस चीज को समझाने के लिए ही इतने एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग माने किसी तरीके का कोई रिमार्क, फीडबैक, कोई भी इस तरीके का मैसेज या कोई वैल्यू टाइप करनी हो ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल कंडीशन और गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, तो भी इफ का यूज करेंगे। और अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें कंडीशन या कंडीशंस हैं, तो भी आप इफ का यूज कर सकते हैं। बस ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जहां भी यदि वाली बात आ गई तो वहां पर इफ का यूज होना है। तो जितने एग्जाम्पल हमने आपको आज बताए हैं, और अभी कल भी हम इफ का पहले और एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि अभी नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस एक्चुअली हमने बहुत ज्यादा किया ही नहीं। नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस तो हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे जब हम ग्रेड निकालेंगे, क्योंकि ग्रेड एक कंडीशन पे नहीं होती, ग्रेड के लिए कई कंडीशंस होती हैं। तो ये तो खैर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट अभी आज जितना हमने बताया है आप लोग प्लीज इसे ट्राई करके देखिएगा, एंड बिलीव मी काम आता है। आप कहेंगे मैम हमें कभी लिखना है इवन ऑड, हम तो कभी नहीं चेक करने वाले। तो सिर्फ ये इवन ऑड का तो एक एग्जाम्पल दिया है, जरूरी थोड़ी ना कि इवन ऑड करना पड़े, हो सकता है आपको कुछ और करना पड़े। तो आपको नेस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और उसके बेसिस पर उसे यूज कर रहे हैं वो हम आपको बता दें। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आप ये सारी चीजों को रिवाइज करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कल बताइएगा, कल हम पहले उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम आगे आपको नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस और करना बताएंगे, और फिर उसके आगे बाद में और भी फंक्शंस हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा और टेक केयर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Okay जी, okay.